Good morning, students. In class 11th, today we will discuss the radius of gyration. Radius of gyration क्या है? अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई भी एक रिजिड बॉडी है और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अलोंग बॉडी रोटेट करती है। और मान लिया ये क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर उसका सारा का सारा मास को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हम उसको के से नोट कर सकते हैं, विच इज़ नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस, यानी एक तरह की डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर ऑफ मास, ये उसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये क्या है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, अबाउट विच बॉडी इज रोटेटिंग, तो उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर के, हम इसको के से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें अगर इसके लिए एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि लेट अस कंसीडर द बॉडी इज consist of large number of particle having इक्वल masses ऑफ each particle, m सभी का मास इक्वल मान लिया, एंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज r1 r2 r3 r4 एंड rn। ठीक है, तो हम क्या मान सकते हैं यहाँ पर, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। लेट अस कंसिडर ए रिजिड बॉडी consist ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल इज हैविंग मास m, और सभी पार्टिकल अगर आइडेंटिकल है तो सभी का मास क्या होगा, सेम मान सकते हैं। r1 r2 r3 rn बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज ऑफ दीज पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और मान लेते हैं कि जिस एक्सिस के लॉन्ग बॉडी रोटेट करेगी तो वहाँ पर उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज हमने r1 r2 r3 और rn से डिनोट कर ली। लेट द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट पॉइंट m, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सारा का सारा मास है बॉडी का वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ m, यानी इस m से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो अभी तक हमें पता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हमने आई किसके इक्वल रखा था, एम आर स्क्वेयर। तो आर की जगह हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने के स्क्वेयर से नोट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई, एम के स्क्वेयर। लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने क्या लिखा था, इट में बी डिफाइंड एज द सम था, और प्रोडक्ट्स था किसका, मास एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये हमने फर्स्ट टॉपिक में किया था, एम आर वन का स्क्वायर प्लस में एम आर टू का स्क्वायर प्लस में एम एन आर एन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर हम देखें इसमें m सभी में कॉमन है तो बाहर रखा, और क्या आएगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस rn का स्क्वायर। लेट इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, ये भी आई है ये भी आई है, तो यहाँ पर इनका जो रिजल्ट है दैट विल आल्सो इक्वल। ठीक है, तो हमने लिख दिया ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम देखें तो एम के स्क्वेयर की वैल्यू हमने क्या रख दी, इस इक्वेशन के इक्वल रख दी। अगर हम देखें टोटल मास ऑफ द बॉडी किसके इक्वल होगा, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू में नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये हमारे पास जो टोटल मास था उसको हमने क्या रख दिया, एम एन के इक्वल, और साथ में क्या है, के स्क्वेयर इक्वल टू क्या आएगा, ये ऊपर वाला एज इट इज। ठीक है, एम से एम दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एन बचेगा इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो ये हमारे पास के स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, आर वन का स्क्वेयर प्लस में आर टू का स्क्वेयर प्लस में आर एन का स्क्वेयर और बाय में एन। अगर हम देखें ये स्क्वेयर है उधर जाकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो हमने के की वैल्यू क्या रखी, अंडर रूट आर वन का स्क्वेयर प्लस आर टू का स्क्वेयर प्लस में आर एन का स्क्वेयर और बाय में एन। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी रेडियस ऑफ जायरेशन की। तो एक डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द रूट, यानी क्या है, अंडर रूट, और सभी का क्या है, मीन ले रखा है हमने, और स्क्वेयर, रूट मीन स्क्वेयर।
डिस्टेंस ऑफ इट्स पार्टिकल्स, ये क्या है, डिस्टेंसेज है बेटा हमारे पास, ठीक है, पार्टिकल्स की, फ्रॉम द गिवन एक्सिस। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो ये देखो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो m0L1T0, यानी ये वैल्यू ना तो मास के ऊपर डिपेंड करती, केवल जो सेंटर ऑफ मास है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, तो हमारे पास ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ओके, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी टॉर्क को हमने क्या था, टाउ से नोट किया था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से, तो इन दोनों के बीच में हमें एक रिलेशन को ड्राइव करना है। तो हम मान लेते हैं लेट a1 a2 a3 एंड an आर द रिस्पेक्टिव लीनियर एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर ली, और यहाँ पर हमारे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जब बॉडी रोटेट करेगी तो उसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन को हम अल्फा से नोट कर सकते हैं। और लेट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल having masses m1 m2 m3 and mn and their perpendicular distances are r1 r2 r3 and rn। तो हमने a1 a2 a3 को क्या मान लिया, लीनियर एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो अगर हम लीनियर एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन का रिलेशन याद करें तो हमने प्रूव किया था a की वैल्यू क्या होती है, r अल्फा के इक्वल, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पार्टिकल है तो उसका हम एक्सेलेरेशन a1 रखेंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके लिए r1 है और अल्फा, ठीक है। और a2 की वैल्यू क्या आएगी, r2 अल्फा, a3 की वैल्यू क्या आएगी, r3 अल्फा, और इसी तरह से an की वैल्यू क्या होगी, rn अल्फा। याद रखना जब भी कोई बॉडी रोटेट करेगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर देन द फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m1, अगर फोर्स की वैल्यू देखें तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलेरेशन। अगर फर्स्ट पार्टिकल पर फोर्स देखें f1 लिख सकते हैं, उसका मास क्या है m1 और एक्सेलेरेशन क्या है a1, और a1 की वैल्यू हमें पता है r1 अल्फा के इक्वल। सिमिलरली हम फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल एंड फोर्स ऑन थर्ड पार्टिकल एंड फोर्स ऑन nth पार्टिकल को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हमें पता है जो मोमेंट ऑफ फोर्स है या टॉर्क है उसकी वैल्यू क्या होगी, टाउ1, किसके इक्वल होती है बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू हमें पता है, F1 की वैल्यू पता है, और R1, तो R1 और R1 क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर M1 और अल्फा, ठीक है। सिमिलरली हम टॉर्क ऑन सेकंड पार्टिकल एंड टॉर्क ऑन थर्ड पार्टिकल ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगर हम देखें टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, रिजिड बॉडी, वो किसके इक्वल होगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल प्लस में टॉर्क एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल प्लस में टॉर्क एक्टिंग ऑन थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन। अब टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टाउ1 की वैल्यू पुट की, टाउ2 की वैल्यू पुट की, टाउ3 की वैल्यू पुट की एंड सो ऑन। अगर हम इनमें सभी में देखें अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट कॉमन होगा, तो इसको बाहर रखा, और क्या आएगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस में mn rn का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम देखें टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा, और अगर देखें इसमें समेशन कर सकते हैं क्योंकि i की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक चेंज हो रही है, n तक, ठीक है। तो इंटीजर की वैल्यू 1 से लेके n तक रखा, mi का स्क्वायर। अगर हम देखें ये टोटल हमने क्या रखा था पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहला टॉपिक अगर आपको याद है तो, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, आई अल्फा, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और आई अल्फा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एक एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ रोटेशन या लॉ ऑफ रोटेशन। तो हमारे पास विच इज कोरस्पॉन्ड्स टू, हम फोर्स की जगह क्या रखते हैं बेटा, टॉर्क रखते हैं रोटेशनल में, मास की जगह इनर्शिया रखते हैं, और लीनियर एक्सेलेरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलेरेशन। यानी वो सेम इक्वेशन है जो हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ड्राइव की थी, लेकिन ये रोटेशनल में क्या है, हम इनको रोटेशनल टर्म से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो जो रोटेशनल टर्म है उनसे नोट किया तो हमारे पास ये टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ओके, तो आपको ये समझ में आ जाता है तो आप इसको अच्छे से राइट करके देखो। अगर आपको बच्चों कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।